हेलो वेलकम टू ज़रा हटके। मुबश्शिर ज़ैदी और वसअतुल्लाह खान का सलाम कबूल कीजिए। आज ज़रा थोड़ा हमारे साथ नहीं है, होपफुली हमें जल्द ही जॉइन कर लेंगे। मुल्क में कोरोना के केसेस जो हैं वो तेज़ी से बढ़ रहे हैं। दूसरा दिन है आज के 6000 से ज़ायद केसेस मुल्क भर में रिपोर्ट हुए हैं और इतनी सूरत हाल बेकाबू हो रही है कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को आज खुद आना पड़ा और उन्होंने खिताब किया और उन्होंने कहा कि जो एसओपीज़ की वायलेशंस हो रही हैं, अगर वो जारी रही तो उस कारोबार को, उस जगह को लॉकडाउन कर दिया जाएगा जो एसओपीज़ वायलेट करेगा। आज जैसे ही वज़ीर-ए-आज़म का खिताब खत्म हुआ, अब से कुछ देर पहले ये खबर आई है कि इस्लामाबाद के जो सबसे ज़्यादा पॉपुलेटेड एरिया है, G92, G93 जिसे कराची कंपनी भी कहा जाता है, जहाँ का कमर्शियल एरिया मरकज़ जो है, वो सबसे बड़ा मरकज़ है इस्लामाबाद का, उसको लॉकडाउन और सील करने के अहकामात जारी किए गए हैं। डीसी इस्लामाबाद हमज़ा शफ़क़ात साहब की जानिब से, जिन्होंने कहा है कि कल मिडनाइट यानी आधी रात के बाद और 13 जनवरी की सुबह से ये लॉकडाउन शुरू होगा। हमज़ा शफ़क़ात साहब हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम हमज़ा साहब। सर वालेकुम सलाम। जी, हमज़ा साहब, ये जो नोटिफ़िकेशन जारी किया गया है अब लॉकडाउन या सील करने का, कहा ये जा रहा है कि गुज़िश्ता 24 घंटे में बहुत से केसेज़ आए हैं G9 के इस पर्टिकुलर एरिया में। तो थोड़ा-सा हमें पस-मंज़र बताइएगा कि ये जो आपने इश्यू किया है नोटिफ़िकेशन इसको सील करने का इस एरिया को 13th ऑफ जून की मॉर्निंग से, उसकी क्या वजूहात हैं? सर इस्लामाबाद के अंदर जहाँ पर भी हमारी एक एपिडेमियोलॉजिस्ट की टीम है और एक हमारा नर्व सेंटर बना हुआ है, जहाँ पर भी इस तरह केसेस बढ़ते हैं वहाँ पे हम टेम्परेरी लॉकडाउन करते हैं और उसमें डिजीज रोकने में हम पहले भी कामयाब रहे हैं। हमने पहले शहजाद टाउन को सील किया, शाह आला दिता को सील किया, कोट हथियाल बाराकहू को सील किया, तरामड़ी को सील किया और जहाँ पर 20-20, 30-30 केसेस थे वहाँ पे इवेंचुअली हमने 0 केसेस किए और अगर हम ना करते तो वहाँ पर 300-300 केसेस हो जाने थे। उसी पैटर्न पे और अभी रिसेंटली जो प्राइम मिनिस्टर साहब का भी ऑर्डर आया है और नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर से भी ये डायरेक्शंस आई थी, हमने इस्लामाबाद के अंदर अपनी जो मैपिंग है वो करते रहते हैं और जो हाईएस्ट नंबर ऑफ केसेस पिछले 7 दिन में आए हैं वो सेक्टर G9 में आए हैं। सेक्टर G9 में ओवरऑल इस पूरे सेक्टर के अंदर जो है अराउंड 350 से ज़्यादा केसेस हैं और उनमें से जो हॉट स्पॉट है वो G92 और G93 है और उसके साथ कराची कंपनी जो कमर्शियल एरिया है, तो आपने राइटली पॉइंट आउट किया है, उसको अभी हमने फिलहाल सील किया है। सील करने का टाइमिंग हमने 36 आवर्स या 24 आवर्स का टाइम इसलिए दिया है ताकि लोग भी अपनी अरेंजमेंट्स कर लें, जिसने जो भी उसकी प्रायर कमिटमेंट्स हैं वो अकॉर्डिंगली उसको देख ले और हम इंतजामिया भी वहाँ पर फूड सप्लाईज देने के लिए, फूड राशनिंग करने के लिए जो एग्जाम्पशंस देनी है उनकी वर्किंग कर लें। लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज भी जो पुलिस, रेंजर्स और आर्मी डिप्लॉयड होगी वो भी अपने पूरे चेक पॉइंट्स बना लेगी। यहाँ पर हर किस्म की गैदरिंग कम्प्लीटली बैन हो जाएगी, ऑफिस बंद हो जाएंगे। यहाँ पर जो लोग हैं वो किसी ऑफिस में नहीं जा सकेंगे, अपने घरों में ही रहेंगे फॉर द नेक्स्ट 3-4 डेज, जिसमें हम अपनी कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग करते रहेंगे और देखेंगे कि कहाँ कहाँ पर ज़्यादा घरों में ज़्यादा इशू है, तो उनको फिर हम बंद रखेंगे और फिर बाकी जो घर क्लियर होते जाएंगे उनको हम आहिस्ता आहिस्ता फिर हम एग्जाम्पशन देने लगेंगे। ठीक है, हमज़ा साहब, अब इस्लामाबाद में जो केसेज़ की तादाद है वो 6000 से बढ़ गई है और ज़ाहिर है मुल्क भर में केसेज़ अब एक्स्पोनेंशियली बढ़ रहे हैं। तो आपको लगता है कि ये जो आपका स्मार्ट लॉकडाउन की, जैसे आपने पहले भी कहा शहज़ाद टाउन में भी किया, मज़ीद एरियाज़ भी आपकी नज़र में हैं? जी सर, इसके बाद हमारे 5 मेन हॉटस्पॉट्स हैं जो हमने आइडेंटिफाई किए हुए हैं। आज हमने उसका जो है अनाउंसमेंट भी कर दिया है, जिसमें नंबर 2 पे I8 सेक्टर है जहाँ पर तकरीबन 300 केसेस हैं। उसके बाद G8 सेक्टर है, गौरी टाउन है, लोई बेर है, G72 और G73 है जहाँ पे हमारी 7 से 8 डेथ्स भी हो चुकी हुई हैं। तो हमारे नेक्स्ट इन लाइन है उनकी हमने अनाउंसमेंट कर दी है, उनकी हम कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग और जो पूरी ग्राउंड सर्वेलेंस हम अपनी कंप्लीट कर रहे हैं और अगर वहाँ पे लगा हमें कि ये एक्सपोनेंशियली ग्रो कर रहे हैं तो फिर नेक्स्ट इन लाइन हम इनको सील करना शुरू करेंगे। तो लॉकडाउन में ये भी होता है कि आप वहाँ जाकर के लोगों के टेस्ट लेते हैं, ये भी एक तरीक़ेकार होता है? जी सर। सर उसकी पूरी उस मेथड को हम TTQ मेथड कहते हैं। पहले हम जो भी हमारे जी। पॉजिटिव केसेस होते हैं, उन केसेस के पास हमारी रैपिड रिस्पांस टीम्स जाती हैं, उनका इंटरव्यू करती हैं, इन्वेस्टिगेशन करती हैं और फिर जो उनके कॉन्टैक्ट्स हैं, उनको दोबारा जाके हम उनके सैंपल्स लेते हैं। उनके सैंपल्स का जब टेस्ट रिजल्ट आता है, अगर वो नेगेटिव हो तो वहाँ पे रुक जाता है और अगर वो पॉजिटिव हो तो फिर आगे से उनको उनके हम कॉन्टैक्ट्स को ट्रेस करते हैं। इसी तरह अब हमने ये जो एरिया पूरा सील किया है, जैसे हमने पहले बाराकहू भी सील किया था, वहाँ पर फिर हम रैंडम मैसिव टेस्टिंग करते हैं।
यानी कि हम एक ही दिन में 100-150 टेस्ट ले लेंगे हॉटस्पॉट एरियाज के, जहाँ पे हमें लगेगा, जो हमारे सर्वेलेंस ऑफिसर्स हैं उनको लगेगा कि यहाँ पर मैक्सिमम केसेस हैं, ताकि हमें हर तरह से आइडेंटिफाई हो जाए। तो 100 एक सैंपल लेंगे और एरिया को हम सील रखेंगे। उसके बाद अगले दिन फिर इसी तरह सैंपल्स लेंगे, जो पॉजिटिव आते जाएंगे, फिर उनकी कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग करते रहेंगे और उनको क्वारंटीन करते जाएंगे। चलिए, बहुत शुक्रिया हमजा साहब हमसे बात करने का। और नाज़रीन, आज वज़ीर आज़म ने भी खिताब और उन्होंने भी ये कहा कि अब जो हालात नज़र आ रहे हैं उससे यही बात है कि शायद अमवात भी बढ़ेंगी और केसेस भी बढ़ेंगे। ये बात वो पहले कह चुके हैं कि इस कोरोना वायरस की पीक पाकिस्तान में जो है वो जुलाई के आखिर या अगस्त के वस्त तक आएगी। तो सूरत हाल ज़ाहिर है संगीन है, मगर वज़ीर आज़म ने आज कुछ ट्वीट्स भी की हैं जिस पर वसत साहब बात करना चाह रहे हैं। वसत साहब। जी, मैं इस पे बाद में बात करूंगा। पहले आपने भी एक डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद की बात की। मैंने डिप्टी कमिश्नर दानिश अफजल को चुना है। मैं उनसे बात नहीं करूंगा, लेकिन उनके ताल्लुक से जो खबर आज डॉन में आई है वो बड़ी इंटरेस्टिंग है। एक तरफ तो इस्लामाबाद में डीसी साहब जो हैं वो मुतासरा जो इलाके हैं उनको असर नौ सील करने के बारे में सोच रहे हैं। दूसरी तरफ लाहौर की जो इंतज़ामिया है, जो ऑलरेडी यहाँ करंतना कायम हैं 6, उनको वो बंद कर रहे हैं, बजाय इसके कि इंतज़ामिया का कहना है कि 20,000 से ज़ायद कन्फर्म केसेस हैं लाहौर शहर में, तो इसका मतलब है कि ज़्यादा ज़रूरत होनी चाहिए करंतना की। लेकिन उनका ये कहना है कि जब से ये करंतना कायम हुए हैं सिर्फ 1800 लोग यहाँ आए हैं। बुनियादी तौर पे ये करंतना जो एयरपोर्ट्स के ज़रिए फ़ज़ाई सफ़र के ज़रिए लाहौर पहुँचते थे उनके लिए कायम किए गए थे। फ़ज़ाई सफ़र मुअत्तल है, लिहाजा अब जो भी छोटी मोटी परवाज़ें आ रही हैं तो उनमें अगर कोई कोरोना पॉजिटिव भी है, अगर उसे बुखार भी है, तो उसको जो है वो सिर्फ वो जो हाथ में एक पिस्तौल नुमा मीटर होता है उससे चेक करके रिक्वेस्ट की जाती है कि भाईजान आप घर जाके अपने तौर पे कुछ इंतज़ाम कर लीजिए सेल्फ आइसोलेशन का। जब इसकी मंतक पूछी गई कि इतने केसेस एक्सपोनेंटली बढ़ रहे हैं और आप ये जो ऑलरेडी करंतना है ये क्यों बंद कर रहे हैं, तो डीसी साहब का ये कहना था कि देखें ऑलरेडी शहर में इतनी तादाद है कि अगर 2-4 एयरपोर्ट के रास्ते आ भी जाएं पॉजिटिव तो वो ज़्यादा से ज़्यादा क्या फ़र्क डाल लेंगे। तो ये जो मंतक है ये मुझे लगता है कि हथियार डालने के बराबर है। फिर आपने कहा इमरान खान साहब की बात। इमरान खान ज़ाहिर है कि दिल उनका बहुत बड़ा है। आज उन्होंने एक ट्वीट किया जिसमें उन्होंने हिंदुस्तान की हुकूमत को पेशकश की कि चूंकि एक सर्वे आया है जिसके मुताबिक हिंदुस्तान की 34% घराने ऐसे हैं जिनको अगर एक हफ्ता भी इमदाद ना मिले तो वो शायद भूखे मर जाएंगे। तो खान साहब ने इंसानी हमदर्दी के तहत हुकूमत हिंदुस्तान को पेशकश की कि हमारा जो एहसास प्रोग्राम है वो बहुत ही कामयाब प्रोग्राम है दुनिया का, हम उसकी कामयाबी की तफसीलात आपसे शेयर कर सकते हैं, तो इस तरीके से हम आपकी मदद करना चाहते हैं। इसके मुकाबले में हिंदुस्तान की जो वजारत खारजा के तर्जुमान है उनका बड़ा कमाल जवाब आया। उन्होंने कहा कि मोहतरम वज़ीर आज़म साहब, आपकी जो इकॉनमी है वो 90% कर्जे पे चल रही है, पहले आप अपने घर को देखें और हमारा जो मुतासरीन है कोरोना के उनका जो प्रोग्राम है वो बड़ा है कि वो आपकी जो टोटल जीडीपी है पाकिस्तान की उससे भी बड़ा है, लिहाजा बड़ी मेहरबानी। इतनी खुश अखलाक़ी की मुझे बहरहाल हिंदुस्तानियों से तवक्को नहीं थी। हालांकि खान साहब ने जो है मेरा ख्याल है कि सादा दिली में उन्हें ऑफर की थी। लेकिन अगर हिंदुस्तान में ये मेहरबानी है तो पाकिस्तान में जो हिज़्ब इख्तलाफ है, खान साहब की कोशिश है कि कोई लम्हा ना जाना पाए और कोई स्क्रू जो है वो अनटाइट ना हो जाए, खुदा ना खास्ता हिज़्ब इख्तलाफ पे। अब उन्होंने आज ही उस दौरान ये भी कहा कि अपोजिशन चाहती है कि कोरोना की ज़्यादा फैले, लोग कोरोना से ज़्यादा मरें ताकि मईशत तबाह हो और हिज़्ब इख्तलाफ को हुकूमत पे तनकीद करने का एक मौका हाथ आए। अब आप कह सकते हैं कि वज़ीर आज़म के मनसब पे बैठे हुए किसी भी शख्स से इस तरह की बचगाना गुफ्तगू की तवक्को नहीं हो सकती, लेकिन कम अज़ कम मैं ये बात नहीं कहूँगा, आप चाहें तो दिल में कह लें। दूसरी तरफ हिज़्ब इख्तलाफ
वो भी, उनमें भी और वजीर आजम में भी ज़हनी नाबलूगत का जो मुकाबला है वो कमाल है। यानी एहसन इकबाल साहब जो हैं, उन्होंने ये कहा कि शहबाज शरीफ को जो आज कोरोना पॉजिटिव डिक्लेयर हुआ है, इसके जिम्मेदार इमरान खान और नैब के चेयरमैन हैं। यानी नैब की पेशियों के दौरान उन्हें हुआ होगा किसी नैब के अफसर की वजह से। तो लेकिन वो ये भूल गए कि जब नैब के दफ्तर जाते थे शहबाज शरीफ साहब, तो उनके साथ शहबाज तेरे जान निसार बेशुमार बेशुमार के कितने बेशुमार लोग साथ चल रहे होते थे, ये फर्ज करके कि उनमें से किसी को कोरोना नहीं था। तो एक मुकाबला जो है नाअहली हिज़्ब इख्तिलाफ और हिज़्ब इख्तिदार के दरमियान जारी है। बिल्कुल। और खान साहब से खैर क्या उम्मीद करें, लेकिन आज जो उन्होंने कहा कि एक साहब जो लंदन से आ गए और मास्क पहन करके बैठ गए, मेरे ख्याल में आज अगर शहबाज शरीफ को कोरोना पॉजिटिव डिक्लेयर हुआ है, तो आज अगर वो ये बात ना भी करते तो कोई ऐसा आसमान नहीं गिर पड़ता, क्योंकि जाहिर है बहुत से पार्लियामेंटेरियंस हैं जो अब कोरोना पॉजिटिव और कोरोना वायरस का शिकार हो रहे हैं। तो मेरे ख्याल में इस तरह की लफाजी, लेकिन बात वही है, ना इंसान हुकूमत को समझा सकता है और ना ही जो है अपोजिशन के बारे में बात की जा सकती है। हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। और मेरा ख्याल है कि अगर आप चाहें तो यहाँ वक्फा ले लें ताकि हम अगले मौजू की तरफ आ सकें। बिल्कुल प्रोड्यूसर साहब वक्फा ले लें ताकि फिर हम कहानी अगले सेगमेंट में बयान करें। वेलकम बैक। और सिंध के ज़िला खैरपुर में शाह लतीफ़ यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं साजिद सोमरो साहब, जो कि सिंधी पढ़ाते हैं, थोड़े लिबरल ख्यालात के मालिक हैं, सूफीज़म पे बिलीव करते हैं। कल उनके खिलाफ जो है पर्चा हुआ है तौहीन मजहब का, जो कि बड़ा इंटरेस्टिंग है। कहा यह जा रहा है उन्होंने कुछ सूफीज़म के बारे में बात की सोशल मीडिया के ऊपर, जिस पर उनका किसी मौलाना साहब के साथ जो है बहस हुई, और बहस में कोई ऐसी बात हुई जिस पर मौलाना साहब और जो JUI जिसका बड़ा होल्ड है खैरपुर में, उन्होंने साजिद सोमरो साहब के खिलाफ पर्चा करा दिया। पर्चा बहुत इंटरेस्टिंग है। जो मुद्दई हैं पुलिस के ASI गुलाम नबी नरेजो साहब, उन्होंने फरमाया कि जनाब वो मामूल के गश्त पर थे, और जब वो फैज़ाबाद इलाके पहुंचे खैरपुर के, तो पता लगा कि साजिद सोमरो साहब जो हैं मजहबी जज्बात मजरूह कर रहे हैं और इंतशार फैला रहे हैं। मुझे नहीं पता कि उनको कैसे ये पता लगा। फिर वो कह रहे जब मुझे ये भी पता लगा कि वो पाकिस्तान की सालमियत के खिलाफ भी बात करते हैं। बहरहाल जो पुलिस ने दर्ज किया है मुकदमा वो 295 यानी तौहीन मजहब का है, मगर इसमें जब आज जज साहब के सामने उनको पेश किया गया तो जज साहब ने पुलिस को रिमांड देने के बजाय प्रोफेसर साहब को जेल भिजवा दिया है। इस सारी सूरत हाल पर वुस्ता साहब आप कुछ कहेंगे? जी, आपने जो FIR का जिक्र किया, तो ये जो FIR है ये 295, 295A, 298 और 153A के इत्तफाक के तहत काटी गई है। और इसमें बेहतर बात यह है कि 295C जो है वो फिलहाल लागू नहीं की गई है, और जज साहब जो हैं उन्होंने जिस्मानी रिमांड की बजाय जुडिशल रिमांड पे साजिद सोमरो को जेल भेज दिया है। अब इसमें जो FIR है इसमें बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। एक तो होता है ना कि जी आपने तौहीन मजहब की बात की या तौहीन रिसालत का इल्ज़ाम लगाया, उस पर FIR कटी। वो FIR किसी मौलाना ने या किसी शहरी ने नहीं, बल्कि पुलिस के ASI की मुद्दइयत में काटी गई है कि उसको उनके मुखबिर ने बताया। उसने ASI ने खुद भी नहीं सुना, जो कि मुद्दई है। उसके मुखबिर ने बताया कि वो जो हैं इंतशार फैलाते हैं और वो पाकिस्तान की सालमियत के अलावा मदारिस के खिलाफ भी बात करते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अब जो दायरा कार है उसमें मदारिस के बारे में भी अगर आप बात करेंगे तो आप पे जो है तौहीन का पर्चा कट सकता है। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। अच्छा चले ठीक है, ये पर्चा हो गया। अब इसका जो भी इसकी फेट होगी वो बाद में देखी जाएगी। हम देख ही रहे हैं कि जुनैद हफीज जो मुल्तान में एक टीचर थे, उनके साथ क्या हुआ, उनकी आधी जिंदगी जो है बर्बाद हो गई, आज तक उसका फैसला नहीं हो पाया।
इससे फ़ायदा उठा के जो JUI की मकामी क़यादत है सिंध की, उसने सिंध यूनिवर्सिटी की जो एक टीचर रहनुमा है, सरकर्दा टीचर रहनुमा डॉक्टर इरफाना मल्ला, उनके खिलाफ भी मुकदमा जो है वो कायम करने की वहाँ कोशिश की। अब इरफाना मल्ला का कसूर ये था कि उन्होंने भी दीगर कुछ और दानिश्वर भी हैं, सिर्फ इरफाना के लिए नहीं है, उन्होंने ये जो सुमरो साहब हैं इनके बारे में कहा कि भाई जो कुछ भी है फैक्ट्स की बुनियाद पे जरा छानबीन करने के बाद फैसला करना चाहिए, ऐसे खामखा इल्ज़ाम लगा देना मुनासिब नहीं है। लेकिन डॉक्टर इरफाना मल्ला की इस बात पे भी उनको भी चार्ज करने की कोशिश की गई JUI की मकामी क़यादत की तरफ से तौहीन मजहब के। अब मसला ये है कि ये तो अब कानून जो है बच्चों का खेल जो है वो बना दिया गया है। एक अच्छे मकसद के लिए कानून लाया गया था, लेकिन आप देखें कि इस तरह की मिसालें हैं। लोग ये भी कहते हैं कि डॉक्टर इरफाना मल्ला पे असल में जो गुस्सा है वो ये नहीं है कि उन्होंने सुमरों की जो है हिमायत पे बयान दिया, बल्कि जब आलमी यौम ख़वातीन हुआ था 8 मार्च को, तो उन्होंने सखर में JUI की आला क़यादत के मना करने के बावजूद जो ख़वातीन की बड़ी रैली निकाली थी, उसके बाद ये स्कोर सेटल करने के लिए कोशिश की गई। तो आज मैं एक सिंध के दानिश्वर हैं मसूद लोहार, वो हमारे दोस्त भी हैं, उनका एक वीडियो में देख रहा था सोशल मीडिया पे। उन्होंने एक मज़ेदार बात की। उन्होंने कहा कि देखो ये सिंध का जो मिजाज है, अब पता नहीं ये किस तरफ जा रहा है। इसी सिंध में मौलाना हाशिम ठटवी जैसे सख्त गीर आलिम दीन भी थे और उसी ज़माने में शाह अब्दुल लतीफ़ भटाई भी थे। तो मौलाना ठटवी ने किसी बात पे का नोटिस लेके शाह अब्दुल लतीफ़ भटाई को जो है उनके मजहबी अकायद पे सवाल उठा दिया। उसके बाद गुफ्तगू रही और इससे ज्यादा कोई एक्शन नहीं हुआ। और उसी दौर में जो ठट्टा में एक और बहुत ही कमाल आलिम दीन थे मोइनुद्दीन ठटवी, उन्होंने शाह अब्दुल लतीफ की मेजबानी जारी रखी। तो ये होता था सिंध। अब मसला ये है कि अगर मेरे पास आर्गुमेंट नहीं है आपके खिलाफ, तो मेरे पास सीधा सीधा रास्ता ये है कि मैं स्कोर सेटल करने के लिए थाने पहुंच जाऊं। मेरी रीडिंग कम से कम ये है इस केस के बारे में। हाँ, और यह है कि थाने ना सिर्फ पहुंच जाऊं बल्कि तौहीन मजहब और गद्दारी दो एक ऐसे हथियार हैं कि आप अगर किसी को भी अपने मुखालिफ को जो आपके ख्यालात से इत्तेफाक नहीं रखता, उसको अगर आपने अंदर करवाना है और प्रेशराइज करना है, तो ये दोनों आलात जो हैं हस्ब ज़रूरत काम आते हैं। और मज़े की बात यह है कि रियासत भी इन हथियारों को जो है क्योंकि तेज़ करती है मौका आने पर, तो लिहाजा फिर जब इस तरह के वाक़यात होते हैं तो जाहिर है कोई उस पर ज़्यादा आप देखते हैं कि हुकूमत की तरफ से कोई ऐसा एक्शन नहीं होता। और इस केस में जैसे आपने भी कहा कि खुद पुलिस की मुद्दईयत में ये मुकदमा दर्ज हुआ है। अच्छा, और दूसरी बात यह है कि मुझे इस पे बिल्कुल एतराज़ नहीं है कि भाई आपने मुकदमा दर्ज किया, अब उसका फैसला भी तो करो। अब मसला यह है कि जैसे जुनैद हफीज का केस है मुल्तान के, तो उनका फैसला ही नहीं हो रहा। तो इससे आप अंदाजा लगा लें कि मुकदमे में कितनी सच्चाई है कि इतने जज बदल चुके हैं और आज तक कोई फैसला हक में करो खिलाफ करो तो सही, लेकिन फैसला ही नहीं हो रहा। उसकी पूरी जिंदगी जो है वो जेल में गल चुकी है। एक वक्फा ले लीजिए। वेलकम बैक। कोरोना फैल रहा है पूरी दुनिया में, अब तक कोई इलाज नहीं है। मुख्तलिफ तरह के कंट्रोल जो हैं और तजर्बात वो आजमाए जा रहे हैं। एक तरफ वैक्सीन की तैयारी है, दूसरी तरफ डिजिटल टेक्नोलॉजी की मदद से भी ख़ासी रिसर्च हो रही है और ख़ासा कुछ काम हो रहा है। मकसद ये है कि जो फैलाव है कोरोना का, जब तक दवा ईजाद नहीं हो जाती, उसको स्लो किया जा सके और बर वक्त आइडेंटिफिकेशन हो सके। इस सिलसिले में एक पाकिस्तानी स्टार्टअप है चीते। नाम बड़ा इंटरेस्टिंग है, चीते। इसके बारे में पूछेंगे। उसके जो दो कर्ता धर्ता हैं इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं।
माजिद खान साहब जो हैं वो चीते के CEO हैं और रोज़मर्रा ऑपरेशन देखते हैं। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के ग्रेजुएट हैं। न्यूयॉर्क में टोरबिलन कैपिटल जो हेज फंड है उसके बानी मेंबर के तौर पे काम कर चुके हैं। ये हेज फंड जो है इसका वॉल्यूम $4 बिलियन के करीब बताया जाता है। इनके साथ ही हैं उस्मान चौधरी, वो चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर हैं चीते के और डिज़ाइनिंग और कस्टमर सर्विस में माहिर हैं। गोल्डमैन साशे लंदन में 15 साल मुख्तलिफ पोजीशनों पे काम कर चुके हैं और इंपीरियल कॉलेज लंदन के ग्रेजुएट हैं। मतलब ये कि माजिद खान हों या उस्मान चौधरी, इनको आप हल्का नहीं ले सकते। तो इन भारी भरकम शख्सियात ने कोर के नाम से एक एप्लीकेशन बनाई है। इस एप्लीकेशन का मकसद क्या है, मैं फौरी तौर पे ये सवाल आपकी तरफ थ्रो कर रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम जी, थैंक यू फॉर हैविंग अस ऑन द शो। एप्लीकेशन का आई थिंक बहुत आसान सा मकसद तो ये था कि कोरोना वायरस के स्प्रेड को आहिस्ता करने के लिए कुछ मुख्तलिफ स्ट्रैटेजीज हो सकती हैं जिनमें लोगों को इन्फॉर्मेशन देना, तभी हिदायत देना, सोशल डिस्टेंसिंग इम्प्लीमेंट करना, टेस्टिंग और इलाज की सहूलत देना, घर पे रहने की सर्विसेज प्रोवाइड करना, और उसमें कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग बहुत एक अहम चीज़ है जिसके ज़रिए से आप पता लगा सकते हैं कि कौन बीमार है, वो आगे किसको बीमार कर रहा है, ताकि आप एक स्मार्ट तरीके से, इंटेलिजेंट तरीके से बहुत लोकलाइज लॉकडाउन्स कर सकें ताकि मईशत इतनी अफेक्ट ना हो। तो इसलिए ये कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग हमने देखा कि हमारे मुल्क में एटलीस्ट ज़्यादा लोग इसको डेवलप नहीं कर रहे थे, तो हमने कहा कि ये डेवलप करनी चाहिए, ये ज़रूरी है। तो हमने एक पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप क्रिएट की, उसमें हुकूमत के भी कुछ इदारों ने मदद की है, दूसरी पाकिस्तानी कंपनियों ने भी मदद की है। तो ये काफ़ी लोगों का इकट्ठे होके काम आपके सामने है, जिसको अब हम को-केयर के नाम से जी। अब मैं आपसे इंडिविजुअली जो है ये जो एप्लीकेशन है इसके मुख्तलिफ मोड्स के बारे में जानना चाहूँगा। इसमें एक है स्क्रीनिंग का बटन जिस पे लिखा है स्टार्ट स्क्रीनिंग, क्या मतलब है इसका? स्क्रीनिंग जो है एक सेल्फ डायग्नोस्टिक टूल है। ये आपके लिए एक आपको बहुत बेसिक सी स्क्रीनिंग देता है कि आप अपने अगर आपको कोई अलामात हैं बीमारी के, तो आप इसके अंदर डाल दें कि मुझे शायद बुखार है या खांसी है, तो ये उन सारों को इकट्ठा करके आपको बताता है कि आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए या आप घर पे बैठे हैं, ताकि आप अगर बीमार हैं तो आप उठ के काम पे ना चले जाएं, दूसरे लोगों को बीमार ना करें। तो ये कितना रिलायबल है? ये आपकी इंफॉर्मेशन पे डिपेंड करता है। ये ग्लोबल बेस्ट प्रैक्टिसेस की बेसिस पे बना हुआ है, तो जितना ग्लोबल बेस्ट टेक्नोलॉजी रिलायबल है उतना तो ये रिलायबल होगा। अच्छा, लेकिन डॉक्टर्स को एक और इंटरेस्टिंग रिप्लेस नहीं कर सकते। जी। एक और इंटरेस्टिंग चीज़ जो है वो इस ऐप की वो ये है कि ये आपको अलार्म भी करता है कि अगर आप किसी कोरोना के करियर के आसपास घूम रहे हैं तो ऐप आपको ख़बरदार करता है कि इस तारीख को इतने बजे आप एक कैरियर के करीब थे, चुनाचे आप 14 दिन के लिए ख़ुद को सेल्फ आइसोलेट कर लें और स्क्रीनिंग भी करवाते रहें। ये किस तरह पता चलता है कि मैं किसी जो सस्पेक्टेड कोविड का मुतासिर है उसके करीब से गुजरा हूँ, इसका क्या तरीका है? जी, ये जी कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग का जो फीचर है हमारी एप्लीकेशन का, ये डिफरेंट जिन मुख्तलिफ फ़ोन्स पे एप्लीकेशन इंस्टॉल्ड है उनकी ये ब्लूटूथ कनेक्शंस
के ज़रिए इस इंफॉर्मेशन को इकट्ठा करता है। अब दूसरी जो इसमें बात ऐड करने वाली है, ये जो कनेक्शंस हैं ये अनोनिमस तरीके से की जाती हैं, और इन्फॉर्मेशन जो है वो अपने ही फ़ोन पे स्टोर्ड होती है जब तक कोई पेशेंट खुद ना उसे वॉलंटियर करे कि मेरा टेस्ट पॉजिटिव आया है। और उस सिनारियो में भी जो इन्फॉर्मेशन को केयर के सर्वर्स पे भेजी जाती है वो भी अनोनिमाइज्ड है। सो मकसद ये है कि इन ब्लूटूथ कनेक्शंस के थ्रू पता लगता है कि आप किसी के नज़दीक गुजरे थे, और उसमें मुख्तलिफ किस्म की लॉजिक है। ये नहीं कि दो गाड़ियाँ आपस में गुजरी और हम उसको कनेक्शन कंसिडर कर दें। आपका अगर एक सर्टेन टाइम, एक सर्टेन डिस्टेंस मेंटेन हुआ है तो फिर ही ये अलर्ट जनरेट करता है। हाँ, एक वक्फा ले लेते हैं, वक्फे के बाद हम ये गुफ्त जारी रखेंगे। मुझे इसी सवाल की एक और शाख जो है वो आपके सामने रखनी है, जवाब दीजिएगा। वक्फा ले लीजिए। वेलकम बैक। हम बात कर रहे हैं कोरोना से मुतासरीन जो लोग होते हैं उनकी मदद करने वाला ऐप कोर, उसको बनाने वाले माजिद खान साहब और उस्मान चौधरी साहब। उस्मान चौधरी और माजिद खान साहब, वक्फे से पहले इस ऐप की खसूसियत के बारे में बात हो रही थी कि अगर मैं किसी सस्पेक्ट के करीब से गुजरा हूँ जिसको के पॉजिटिव है, तो ये ऐप मुझे अलार्म कर देगा कि भाई आप जो हैं फ़लाँ वक्त पे एक मुश्तबा कोरोना के मरीज़ के करीब से गुजरे हैं। अब सवाल ये है कि अगर उसके पास एंड्रॉयड फ़ोन ही नहीं है, ब्लूटूथ ही नहीं है, या इस तरह की कोई टेक्नोलॉजी नहीं है जो कि मेरे पास है, तो मुझे तो नहीं पता चलेगा ना। सर, ये आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है कि एक इसमें स्मार्टफोन पे डिपेंडेंसी है। एक और फीचर है जो हम इस ऐप की में डेवलप कर रहे हैं, वो है कि हम मुख्तलिफ जो हैं हमारी पब्लिक प्लेसेस, चाहे वो दफातर हों चाहे वो दुकानें हों, उधर QR कोड्स की प्लेसमेंट करेंगे। अब उसका फ़ायदा ये है कि ज़ाहिर इस QR कोड को स्कैन शायद वही कर सकेगा जिसके पास स्मार्टफोन है, मगर और अगर एक दफ्तर में कोई और भी बीमार हुआ है जिसके पास स्मार्टफोन नहीं है, वो वहाँ से अलर्ट जनरेट हो सकेगा कि इस एरिया से में भी कोरोना पेशेंट किस टाइम पे मौजूद था। और वो एक एक्स्ट्रा तरीका है, मगर बात आपकी दुरुस्त है कि ये टेक्नोलॉजी पे रिलायंट है। दूसरी तरफ ये बात भी आई थिंक क्लियर है कि पाकिस्तान में जो लेटेस्ट एस्टिमेट्स थे, तकरीबन 76 मिलियन स्मार्टफोन्स तो हमारे पास मौजूद हैं, और ख़ास तौर पे बड़े शहरों में जो प्रोपोर्शन है वो उससे भी ज़्यादा है। सो जितने ज़्यादा लोग इसे इस्तेमाल करते हैं उतनी इसका फ़ायदा होगा, मगर ज़ाहिर है अगर किसी के पास फ़ोन भी नहीं है और QR कोड की स्कैनिंग की फैसिलिटी भी अवेलेबल नहीं है, तो फिर उस केस में ये नहीं कवरेज प्रोवाइड करेगा। अच्छा, एक और जो इसमें खूबी है इस ऐप में वो ये है कि फ़र्ज़ करें कि मेरा खुदा ना खास्ता टेस्ट रिज़ल्ट पॉजिटिव आता है कोरोना का, तो मुझसे आप लोग कह रहे हैं कि आप अपना रिज़ल्ट जो है वो फीड कर दें ताकि डेटा बैंक जो है बेहतर हो सके। इससे क्या फ़ायदा होगा अगर मैंने अपना रिज़ल्ट फीड कर भी दिया? इसका बेसिक फ़ायदा तो यही है कि वो कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग इसके बेसिस पे हो सकती है। तो आप जब अपना रिज़ल्ट फीड करते हैं तो जैसे उस्मान ने पहले बताया कि अनोनिमस तरीके से ये आपके पुराने कॉन्टैक्ट्स को ट्रेस करती है, और जो लोग आपसे कांटेक्ट में आए थे उनको वो ऐप अलर्ट जाके कर देगी कि आप इस वक्त इन हजरत के साथ बैठे हुए थे, वो पॉजिटिव निकले हैं। तो बेसिक तो उस फीचर का मकसद यही है। तो अब तक कितने डाउनलोड हो चुके हैं एप्लीकेशंस? ये हमने आज लॉन्च किया है ऐप। ओहो, ज़बरदस्त। तो ये तो हमें एजाज़ हासिल है कि आज जो है लॉन्चिंग के मौके पे हम आपके साथ हैं। तो ये डाउनलोड कैसे हो सकता है? ऐप स्टोर से? कहाँ से?
हाँ जी, फ़िलहाल ये गूगल प्ले स्टोर पे एंड्रॉयड के लिए अंग्रेज़ी में अवेलेबल है। अगले 2 हफ्ते में इसको iOS के ऐप स्टोर पे भी डाल देंगे। इसके उर्दू वर्जन भी आ जाएंगे एंड्रॉयड और iOS दोनों के लिए। लेकिन ये पिछले महीने से जब नहीं लग रहा था कि कोरोना पाकिस्तान में इतना फैलेगा, हमने कोई 1 महीना पहले ही शुरू कर दी थी इसकी डेवलपमेंट, क्योंकि हमारा ख्याल था कि शायद ऐसा ना हो कि हम इस बीमारी से एक बाहर मुल्कों दुनिया में जो बचे रह जाएं। तो अनफॉर्चुनेटली अब लग रहा है कि इस चीज़ की हमें ज़्यादा ज़रूरत है। तो हमने कोशिश ये की है कि एक वन स्टॉप शॉप बनाएं, जहां जैसे मैंने कहा कि आपको इन्फॉर्मेशन भी मिल जाए, आपको तभी हिदायत भी मिल जाए, आप टेस्टिंग भी ऑर्डर कर सकते हैं, आपको हस्पतालों की भी इंफॉर्मेशन अनकरीब दे देंगे कि आपके करीब कौन सा हस्पताल है, उसमें कितने बेड्स अवेलेबल हैं, उसमें वेंटिलेटर्स या रेस्पिरेटर्स अवेलेबल हैं कि नहीं। ऑब्वियसली कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग बैकग्राउंड में चलती रहेगी और इसके यानी जाहिर है कि ये दूसरी मुसलसल ऐप जो है, एप्लीकेशन बेहतर से बेहतर होती चली जाएगी, जैसा कि हर एप्लीकेशन के साथ होता है। थैंक यू सो मच माजिद खान साहब और उस्मान चौधरी साहब। हमारी दुआ है कि ये ऐप जो इसका आज पहला दिन है लॉन्चिंग का, ये चले और काम भी आए और इससे कोरोना के जो मुमकिन मुतासरीन हैं, जो ऑलरेडी मुतासरीन हैं, दोनों को फ़ायदा हो। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। फिलहाल आज के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम। अगर आपको हमारे शो पसंद आया है तो प्लीज़ हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर मुनासिब समझे तो इस वीडियो को लाइक भी कर लें, तो कोई हर्ज नहीं है, और शेयर भी कर लें और कमेंट भी कर दें जी, वरना वो सब ऐसे ही लिखते रहेंगे। और ये जो दोनों कह रहे हैं ये कर लें जी प्लीज़, नहीं तो हमें भी घर जाना है, हमें आपके कंप्यूटर में नहीं रहना 24 घंटे। सही बात।